हेलो विद्यार्थी मित्रों, फिर से एक बार सबको शुभ प्रभात। आज हमें द्वितीय वर्ष बीए हिंदी सामान्य, आप लोग जानते हैं कि हिंदी विभाग की ओर से सामान्य हिंदी के लिए दो विषयों का अध्ययन किया जाता है, यानी विकल्प के तौर पर यहाँ दो विषय अध्ययन के लिए हैं। विद्यार्थी दोनों में से एक का चयन करते हैं। आप लोगों ने FY BA में इसी प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी ऐसे दो प्रश्न पत्रों से परिचित हुए हैं। इसमें जिन विद्यार्थियों ने साहित्यिक हिंदी विषय का चयन किया था वह द्वितीय वर्ष BA में साहित्यिक हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, और जिन विद्यार्थियों ने प्रयोजनमूलक हिंदी का चयन किया था वह द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में यहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो आप विद्यार्थी मित्रों, मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचालित KTCM महाविद्यालय नासिक हिंदी विभाग की ओर से सबका हार्दिक स्वागत। आप लोगों ने सन 2020-21 में द्वितीय वर्ष BA में प्रवेश लिया है। सभी प्रविष्ट विद्यार्थियों का यहाँ हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण यहाँ शैक्षिक क्षेत्र में जो अध्यापन प्रणाली है वह ऑनलाइन पद्धति से प्रारंभ हुई है। इसमें अपना महाविद्यालय भी यहाँ अग्रसर है। यहाँ अपने महाविद्यालय के अनेक कोर्सेस या अनेक कक्षाओं की जो ताशिकाएँ हैं, लेक्चर हैं, वह ऑनलाइन पद्धति से प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें हमारे BA के जो विद्यार्थी हैं, BA के विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन पद्धति से अध्यापन यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। द्वितीय वर्ष BA के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन पद्धति से जो अध्यापन है वह अध्यापन यहाँ देने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप लोग अन्य विषयों के माध्यम से इस बारे में परिचित हो चुके हैं। तो हिंदी विभाग की ओर से भी या हिंदी विशेष के विद्यार्थी तथा जिन विद्यार्थियों ने सिर्फ सामान्य हिंदी के रूप में यहाँ विषय लिया है उन विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन पद्धति से जो अध्यापन है वह अध्यापन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस नई 21वीं सदी के इस 20 वर्ष के बाद हमारा जो शैक्षिक क्षेत्र है वह टेक्नोलॉजी से, या जिसे तकनीकी क्षेत्र कहते हैं, वह तकनीकी क्षेत्र के माध्यम से या शिक्षा क्षेत्र में अग्रसर हुआ है। और इसमें एक विशिष्ट जो अध्यापन की पद्धति है जिसे कंटेंट कहा जाता है, गूगल क्लासरूम कहा जाता है, उसी प्रकार गूगल मीट के माध्यम से भी छात्र और शिक्षक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जो विषय हैं उस विषय को या समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से हमें सबसे पहले जो अपने विषय हैं उन विषयों का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम से परिचित होना है। मैं सबको यहाँ बधाई भी देता हूँ कि आप लोग इस नई तकनीक के या विद्यार्थी हैं, इस कंटेंट के प्रथम विद्यार्थी हैं कि आप लोग इस माध्यम से अपना जो अध्यापन है वह अध्यापन यहाँ शिक्षकों के माध्यम से समझ रहे हैं। तो इस अध्ययन के लिए आप लोग यहाँ नई पद्धति से जुड़ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं। तो इसमें आप लोगों का यहाँ हिंदी विभाग फिर से स्वागत करता है और आप लोग इन प्रणालियों को आसानी से यहाँ ग्रहण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, यह मुझे विश्वास है। इस विश्वास के साथ आज हमें सामान्य हिंदी इस विषय का परिचय कर लेना है। इसमें यहाँ हिंदी विभाग की ओर से अपने महाविद्यालय में सामान्य हिंदी में साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी इस विषय का अध्यापन होता है। इसमें
सामान्य हिंदी के ये दो विकल्प विद्यार्थियों के लिए हैं और यह इसे विकल्प सिर्फ केटीचक महाविद्यालय ही देता है। आप लोग जानते हैं केटीचक महाविद्यालय में अन्य जो सुविधाओं के साथ अनेक विषयों के अध्ययन की यहाँ सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं को ही मद्देनज़र रख यहाँ हिंदी विभाग ने भी यहाँ विकल्प के रूप में प्रयोजनमूलक हिंदी ये पाठ्यक्रम यहाँ रखा है और इससे आप लोग FYBA से परिचित हो चुके हैं और FYBA में समझ गए हैं कि किस तरह कार्यालयीन कामकाज के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी की ज़रूरत होती है। इसमें जो सरकारी हो, सार्वजनिक हो, बैंकों का हो, रेलवे का हो, डाक विभाग का हो, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ जो कार्य चलता है उसकी जो कार्यप्रणाली होती है उस माध्यम से या विद्यार्थी इस भाषा के माध्यम से या इस विषय के माध्यम से अवगत हो जाते हैं और भविष्य में तुम लोग स्पर्धा परीक्षाओं के माध्यम से जब यहाँ प्रविष्ट हो जाओगे या इस क्षेत्र में नौकरी के लिए अपना करियर करने के लिए चले जाओगे तो उस समय इस अध्ययन का, इस विषय का आपके जीवन में बहुत बहुत उपयोग होगा, ये मुझे आशा है। और इसी के साथ यहाँ आप लोग ये भी जानते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी के माध्यम से हम हिंदी के एक अलग रूप से परिचित होते हैं। भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं। एक बोलचाल की भाषा जो हम सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं, दूसरी होती है साहित्यिक भाषा जिसका प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है। लेखक या साहित्यकार इस भाषा के माध्यम से यहाँ अपना जो अभिव्यक्ति कौशल है वह रखता है। और ऐसी ही शुद्ध या आदर्श भाषा फिर सरकारी कामकाज के लिए भी प्रयुक्त होती है, जिसे परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज इस रूप में जाना जाता है। और इसी रूप के माध्यम से उस भाषा का तीसरा रूप सामने आता है जिसे प्रयोजनमूलक रूप या प्रयोजनमूलक भाषा या प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। दुनिया में ऐसी बहुत कम भाषाएं हैं कि जो बोलचाल की भी भाषा हैं, जो साहित्य की भी भाषा हैं, जो यहाँ प्रयोजनमूलक के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं, जिसे अंग्रेजी में अप्लाइड लैंग्वेज या फंक्शनल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी का बोलचाल का रूप अलग है, साहित्यिक रूप अलग है और इसी के साथ पूरे दुनिया में वह फंक्शनल रूप में या अप्लाइड रूप में जो प्रयुक्त होती हैं उसका वह रूप भी अलग है। इसी प्रकार हमारे भारत में हिंदी भी इन 3 रूपों में प्रयुक्त होती हैं। आप लोग जानते हैं कि सामान्य व्यवहार में, बाजार में हम बोलचाल के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। उसी के साथ हिंदी का साहित्य जब देखते हैं, पढ़ते हैं तो हमें हिंदी का एक अलग रूप साहित्य के माध्यम से दिखाई देता है। उसी के साथ जब हम सरकारी क्षेत्र में कुछ कार्य के रूप में चले जाते हैं, कार्य करने के लिए चले जाते हैं या कार्य के लिए जाना होता है, उस समय बैंकों में, डाक विभाग में, रेलवे में, उसी के साथ सरकारी कार्यालयों में हमें जब हिंदी का प्रयोग करना होता है उसका एक अलग ही रूप यहाँ दिखाई देता है। तो ऐसे अलग रूप को यहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। इसी के आधार पर हमारे द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो विषय अध्ययन के लिए रखा है उसका शीर्षक है, उसका नाम दिया गया है प्रयोजनमूलक हिंदी अनुप्रयोग। यानी उसका एक विशिष्ट जो प्रयोग है वह अनुप्रयोग यहाँ हमें इस द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के माध्यम से या हमारे तीसरे सेमिस्टर के माध्यम से, जिसे हिंदी में तृतीय आयन कहा जाता है या तीसरा सेमिस्टर कहा जाता है, इस सेमिस्टर में हमें समझ लेना है। तो इसमें यहाँ तृतीय आयन में या थर्ड सेमिस्टर में जो तुम लोगों का जो पाठ्यक्रम है इस पैटर्न को 2019 पैटर्न कहा जाता है। 2019 पैटर्न में यहाँ जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम जो है उससे हमें या समझ लेना है, उससे परिचित होना है। उस पाठ्यक्रम का जो कोड है वो तुम लोगों के सामने है, वह है पाठ्यचर्या CC-1C और विषय का नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी अनुप्रयोग। तो
तो ये जो पाठ्यक्रम है 3 क्रमांक, 3 श्रेयांक या 3 क्रेडिट के माध्यम से हमें यहाँ अध्ययन करना है। यानी इस तीसरे सेमेस्टर में या तीसरे सत्र में ये जो पाठ्यक्रम है वह 3 यहाँ यूनिट के माध्यम से या 3 क्रेडिट के माध्यम से हमारे सामने हैं और इन 3 क्रेडिट के माध्यम से हमें प्रयोजनमूलक हिंदी अनुप्रयोग इस विषय का अध्ययन करना है। तो इसमें आप लोग तैयार हो जाइए। इस विषय को समझने के लिए आप लोगों को यहाँ आगे आकर यहाँ अपना जो उत्साह है वो दिखाना है। और ये जो पाठ्यक्रम है बीए द्वितीय वर्ष प्रयोजनमूलक हिंदी का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो भी इसी वर्ष से यहाँ प्रारंभ हुआ है। यानी आप इस पाठ्यक्रम के प्रथम विद्यार्थी हैं कि आपके साथ इस पाठ्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। तो इस पाठ्यक्रम में आप लोगों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और इस पाठ्यक्रम बनाने के पीछे जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य हमें पहले समझ लेना है कि इस पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के माध्यम से हमें क्या हासिल होने वाला है, हमें क्या प्राप्त होने वाला है और इसका उपयोग हमारे परीक्षाओं के लिए, हमारे आगे चलकर करियर के लिए क्या उपयोग हो सकता है, उस दृष्टि से भी आप लोगों को सोचना है। तो यह पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य तुम लोगों के सामने रखे हैं और ये उद्देश्य यहाँ दिखाई देते हैं कि एक पहला जो उद्देश्य है प्रयोजनमूलक हिंदी के उपायोजन क्षेत्र का परिचय करना। यानी प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किन किन क्षेत्रों में होता है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो हमें भी मालूम नहीं है, उन क्षेत्रों का परिचय हमें इस माध्यम से करना है या विद्यार्थियों को करा देना है। ये इस पाठ्यक्रम के पीछे पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कार्यालय हिंदी का व्यवहार ज्ञान देना। इसके पूर्व ही मैंने यहाँ बताया था कि सरकारी क्षेत्र में, बैंकों में, रेलवे में, अन्य सार्वजनिक जो उपक्रम हैं वहाँ आप लोग हिंदी के माध्यम से जो कामकाज हैं वो होते हुए देखते हैं। और इस माध्यम से जो कामकाज होता है, जो कार्य चलता है, उस कार्य के लिए जो हिंदी का व्यवहार ज्ञान है उस व्यवहार ज्ञान का परिचय आप लोगों को इस पाठ्यक्रम के माध्यम से होगा। तो वह ज्ञान करा देना इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य है। अगला जो उद्देश्य है वह है सरकारी पत्राचार से परिचित करना। यानी सरकारी जो पत्राचार होता है, क्योंकि कामकाज पत्रों के माध्यम से होता है, प्रारूप के माध्यम से होता है, टिप्पण के माध्यम से होता है और जो कुछ निर्णय होते हैं वो पत्रों के माध्यम से यहाँ सामने आते हैं या वो पत्र जो है उनका प्रेषण होता है यानी भेजे जाते हैं। तो ऐसे पत्रों के माध्यम से यहाँ विद्यार्थियों को परिचित कराना है। उसमें जो सरकारी पत्राचार हैं, सरकारी पत्राचार के अनेक रूप हैं, अनेक प्रविधियाँ हैं, उनसे यह विद्यार्थी परिचित होंगे या उसका परिचय कराना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। इस पाठ्यक्रम का चौथा जो उद्देश्य है वो तुम लोगों के सामने है कि प्रयोजनमूलक हिंदी अनुप्रयोग में सहयोग देना। यानी प्रयोजनमूलक हिंदी का जो प्रयोग आज सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। स्वाधीनता के बाद हिंदी को राजभाषा का जो स्थान प्राप्त हुआ, आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है और उस हिंदी राजभाषा का जो विकास है, प्रचार प्रसार है, वो करने का कार्य सरकारी क्षेत्र में हो रहा है या सरकारी क्षेत्रों के अनेक उपक्रमों में हो रहा है, बैंकों में हो रहा है, रेलवे में हो रहा है, अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। उसी का प्रयोग और बढ़ाना यह हमारा भी कार्य है, इसलिए भी हमें इसमें सहयोग देना है। और इस तरह शैक्षिक क्षेत्र के माध्यम से जो कुछ इस भाषा का यानी प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा का जो विकास है वो विकास करना है और इसमें अपना सहयोग देकर और नए नए जो तकनीकें, नई नई जो पद्धतियाँ हैं वो अवगत कराना और उसका विकास करना यह हमारा दायित्व बन जाता है। उस दृष्टि से हिंदी का जो अनुप्रयोग है वो और बढ़े, इस यह परिचय कर देना इस पाठ्यक्रम का ये उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के माध्यम से हमारे अध्ययन के लिए जो पाठ्यक्रम है वो पहले हमें समझ लेना है। 3 यूनिट के माध्यम से, 3 इकाइयों के माध्यम से
जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम हमारे सामने यहाँ आता है। तो उस पाठ्यक्रम का जो परिचय है वो पाठ्यक्रम का परिचय अभी हम यहाँ समझ लेते हैं। या आप लोग यहाँ इसे अच्छी तरह से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, तो पाठ्यक्रम और आसान हो जाता है। तो उस दृष्टि से जो पाठ्य विषय है विषय वह तुम लोगों के सामने है, प्रयोजनमूलक हिंदी अनुप्रयोग। तो इसमें जो 3 यूनिट है या 3 क्रेडिट है, जिसे हिंदी में इकाई कहा जाता है। तो एक इकाई या एक क्रेडिट के लिए 15 ताशिकाएँ दी है। तो इस इकाई का पहले इकाई का जो अध्ययन है हमें 15 ताशिकाओं के माध्यम से या लेक्चर के माध्यम से समझ लेना है। तो इसमें यहाँ 2020-21 से यह तृतीयायन तुम लोगों का प्रारंभ हो रहा है और इसमें तुम लोगों को जो अध्ययन करना है वो पहले इकाई का यहाँ करना है। तो उसमें हमें यह समझ लेना है कि इसमें कौन सा पाठ्यक्रम है या कौन से पाठ्य विषय हैं, उन पाठ्य विषयों से हम यहाँ परिचित होते हैं। तो 15 ताशिकाओं में जो पाठ्यक्रम तुम लोगों के सामने दिखाई देता है वह हमें समझना है। उसमें पहला विषय है प्रयोजनमूलक हिंदी उपयोजन के प्रमुख क्षेत्र, यानी प्रयोजनमूलक हिंदी का जो क्षेत्र है तो उसके अनेक विभाग होते हैं। तो उन विभागों को अनेक क्षेत्रों में यहाँ विभाजित किया जाता है, इसलिए यहाँ शीर्षक दिया है उपयोजन। और ऐसे उपयोजन के भी प्रमुख क्षेत्र हैं, वो तुम लोगों के सामने हैं। अभी देखिए तो लोग समझ जाएंगे कि इन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी का या राजभाषा हिंदी का जो प्रयोग है वो प्रयोग इन क्षेत्रों में होता है। या परिनिष्ठित हिंदी का जो प्रयोग है, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, उसका प्रयोग इन क्षेत्रों में होता है। उन्हें उपयोजन के क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग इन क्षेत्रों में यहाँ कहीं कभी गए होंगे तो उससे परिचित हुए होंगे, तो आप लोग जानते हैं इन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है, उसमें विकास हो रहा है। तो उस दृष्टि से यहाँ जो प्रथम इकाई है या पहला क्रेडिट है, फर्स्ट क्रेडिट है, उस क्रेडिट में हमारे लिए ये विषय अध्ययन के लिए है। एक है दूरसंचार। दूरसंचार यानी टेलीफोन। आप लोग जानते हैं कि आज जो इंटरनेट है वो मोबाइल के माध्यम से, अनेक मोबाइल कंपनियों के माध्यम से यहाँ तुम लोग जो मोबाइल पर व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, वो दूरसंचार का क्षेत्र है। वहाँ हिंदी का प्रयोग होता है, उसे समझना है। रेलवे में जो होता है उसे समझना है। बैंक, खेल जगत, आप लोग जानते हैं क्रिकेट हो या अन्य कोई भी खेल हो, उसकी कमेंट्री आज हिंदी में की जाती है। तो यहाँ जो कमेंट्री हैं वो हिंदी में देने वाले अनेक खिलाड़ी हैं, अनेक यहाँ व्यक्ति हैं, वह कमेंट्री या हिंदी के माध्यम से करते हैं। तो वो खेल जगत की जानकारी इस माध्यम से होती है। अगला है कृषि क्षेत्र, यानी खेती का क्षेत्र। हमारा जो देश है वह आज लगभग 60% क्या है, कृषि प्रधान है। तो उस क्षेत्र में जो व्यवहार चलता है उस व्यवहार के लिए हिंदी का ही अधिक प्रयोग होता है, उससे हम समझ जाते हैं। छठवां है जीवन बीमा निगम। आप लोग जानते हैं जिसे LIC कहते हैं, उस क्षेत्र में हिंदी में ही कामकाज होता है, उससे परिचित हो जाते हैं। अगला है प्रशासनिक यानी सरकारी कामकाज। सरकारी क्षेत्र में जो कामकाज होता है वो प्रशासनिक क्षेत्र, उसका परिचय या विद्यार्थी करते हैं। अगला है मनोरंजन। मनोरंजन यानी टीवी सीरियल है, टीवी पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, अनेक प्रकार के एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम हैं जो मोबाइल हैंडसेट पर भी उपलब्ध होते हैं। सिनेमा है, नाटक हैं। तो ऐसे जो मनोरंजन के कार्यक्रम हैं वो आज हिंदी में बनते हैं। आज लगभग 99% या 99% जो लोग हैं यह कार्यक्रम हिंदी में ही देखते हैं। तो वह मनोरंजन का क्षेत्र जो है वह हिंदी का प्रयोग होता है, उसे हमें समझना है। उसके बाद है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज हिंदी का जो प्रयोग है वो कैसे बढ़ रहा है। तकनीकी क्षेत्र में आज तुम लोग जानते हैं कि इंटरनेट के साथ अन्य जो मीडिया हैं, उस मीडिया के क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या सूचना टेक्नोलॉजी में
जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, आईटी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ भी हिंदी का जो विकास है या हिंदी का जो प्रयोग है दिनों दिन बढ़ रहा है। और अगला जो विषय है महत्वपूर्ण, वो है पर्यटन। पर्यटन का क्षेत्र, आज रोजगार के यहाँ बड़े अवसर हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में हिंदी का जो प्रयोग होता है, भारत में आप लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, तो हिंदी के माध्यम से ही लोगों से संपर्क करते हैं, हिंदी के माध्यम से ही लोगों से जुड़ जाते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। ऐसा जो पर्यटन का क्षेत्र है वहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अगला है पत्रकारिता का क्षेत्र, यानी पत्रकारिता यानी यहाँ 3 प्रकार की पत्रकारिता है, प्रिंट मीडिया, उसी प्रकार मास मीडिया। तो इस मीडिया के क्षेत्र में जो हिंदी का प्रयोग है, आप लोग जानते हैं कि लगभग 90% जो हिंदी समाचार पत्र हैं वो आज भारत में पढ़े जाते हैं। अनेक जो टीवी चैनल हैं उन चैनलों पर हिंदी में ही समाचार दिए जाते हैं। उसी के साथ यहाँ इन क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं, पत्रकार हैं, वह हिंदी का ही अधिक प्रयोग करते हैं। तो ऐसा जो पत्रकारिता का क्षेत्र है उस क्षेत्र से यहाँ विद्यार्थी परिचित हो जाते हैं। और अगला है प्रयोजनमूलक हिंदी के उपयोजन में आने वाली समस्या, यानी ये जो उपयुक्त विषय हैं, इन विषयों में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं या कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं, इससे भी विद्यार्थी परिचित हो जाते हैं कि उन्हें कैसे सुलझाना है, उनके लिए क्या उपाय हैं। तो वह उपाय समझने का भी प्रयास इसी पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी करते हैं, करेंगे। इसलिए यहाँ एक अलग विषय रखा गया है और उस माध्यम से आने वाली जो समस्या है वो समस्या यहाँ समझनी है। उसके बाद अगला जो क्रेडिट है दूसरा, वो भी 15 ताशिकाओं के लिए। वहाँ 15 ताशिकाओं में 1 घंटे की जो 15 ताशिकाएँ हैं उसके लिए यह पाठ्यक्रम तुम लोगों के सामने है। अभी तुम लोग प्रयोजनमूलक हिंदी के जो क्षेत्र हैं उसके उपयोजन हैं, उन उपयोजनों से पहले इकाई में समझ गए, लेकिन उसके बाद जो सरकारी कामकाज होता है या सार्वजनिक क्षेत्रों में जो कामकाज होता है, कार्यालयीन कामकाज होता है, वहाँ हिंदी का प्रयोग कैसे होता है उसे समझना है। वहाँ कार्यालयीन हिंदी में हिंदी का जो प्रयोग है उससे विद्यार्थी परिचित होते हैं। उसके बाद अगला विषय प्रारूपण, जिसे ड्राफ्टिंग भी कहते हैं, यानी सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ लिखना होता है, ड्राफ्ट बनाने होते हैं, प्रारूपण तैयार करने होते हैं। तो वह एक कामकाज की पद्धति है, उससे विद्यार्थी परिचित हो जाते हैं। संक्षेपण, आप लोगों को सारांश लेखन मालूम है, उसी प्रकार किसी विषय का यहाँ सार निकालना, जैसे 2 घंटे की किसी मंत्रिमंडल की बैठक होती है, लेकिन उसका एक सार, उसका एक संक्षिप्त जो विवरण है वह मीडिया के लिए ज़रूरी होता है, वो तैयार करना, उसका संक्षेपण करना या किसी भी विषय का संक्षेपण या संक्षिप्त रूप तैयार करना, ये भी एक कला है। और ये कला विद्यार्थी अभ्यास से सीख जाते हैं, अनुभव से सीख जाते हैं। तो वो संक्षेपण कैसे होता है उसका हमें परिचय प्राप्त करना है। संक्षेपण के साथ कभी कभी किसी विषय का विस्तार करना, उसका पल्लवन करना, तो उस पल्लवन को या विस्तार कहा जाता है, यानी किसी एक बिंदु को, किसी एक विषय को बड़ा करके यहाँ बताना, लिखना, ये भी एक कला है। और ये कला भी अभ्यास से, अध्ययन से, अनुभव से प्राप्त होती है। तो ऐसा किसी विषय का पल्लवन करना है, जैसे किसी वक्ता को कोई विषय दिया जाता है, चलो इस पर 10 मिनट बोलिए, तो उस पर वो जो वक्तव्य रखता है वो उसका पल्लवन है। इसी प्रकार लिखित रूप में भी किसी विषय का पल्लवन करना होता है, विस्तार करना होता है, किसी मुद्दे पर यहाँ विश्लेषण करना होता है। तो उस पल्लवन विषय का परिचय यह विद्यार्थी करते हैं। उसके बाद यहाँ अगला विषय टिप्पण। सरकारी कामकाज में जो पत्राचार होता है, पत्र आते हैं, लोगों के आवेदन पत्र आते हैं, लोगों के मांग पत्र आते हैं, लोगों के निवेदन आते हैं या अन्य कोई निर्णय होते हैं, तो उस पर सरकारी अधिकारी कुछ निर्णय नोटिंग करते हैं। यानी जो पत्र आता है या कोई भी कागजात आते हैं उस पर सरकारी अधिकारी निर्णय लेते हैं, उसे नोटिंग कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। या पत्र किस अनुभाग में, किस सेक्शन में भेजना है, उसके लिए टिप्पण का प्रयोग किया जाता है। और टिप्पण के माध्यम से आगे चलकर निर्णय होते हैं, तो उस निर्णय के लिए
यहाँ टिप्पण का, नोटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका भी परिचय यहाँ विद्यार्थी इस विषय के माध्यम से यहाँ करेंगे, तो वह एक विषय अध्ययन के लिए है। इसके बाद तीसरा जो विषय है वह है सरकारी पत्राचार, यानी एक अलग, जैसे इसके पूर्व के इकाई में आप लोग कार्यालय में कैसे कामकाज किया जाता है और निर्णय जब होते हैं तो उसके लिए पत्र का सहारा लिया जाता है या पत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, एक राज्य से दूसरे राज्य, और एक राज्य से केंद्र सरकार और केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को ये पत्राचार किया जाता है। उसी प्रकार के उनके विभाग होते हैं, उनके मंत्रिमंडल होते हैं, उन्हीं प्रकार के उनके सेक्शन होते हैं, अनुभाग होते हैं। तो उसमें जो सरकारी कामकाज चलता है या सार्वजनिक क्षेत्रों में कामकाज चलता है उसके लिए पत्राचार की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सरकारी पत्राचार के परिचय हमें यहाँ प्राप्त करना है। और एक केंद्रीय सरकार के पत्राचार है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कॉरस्पॉन्डेंस होता है, पत्राचार होता है, उस पत्राचार से विद्यार्थी परिचित कराना इस पाठ्यक्रम का ये भी एक आधार है, उद्देश्य है। और इसमें कौन कौन से पत्र अध्ययन के लिए हैं वो तुम लोगों के सामने है। सरकारी पत्राचार में हमें पहले उसका स्वरूप समझना है, सरकारी पत्राचार की विशेषताएं समझनी है। उसके बाद सरकारी पत्र मुख्यतः जिस सरकार की ओर से लिखा जाता है या सामान्य तौर पर कार्यालय से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जो पत्र भेजा जाता है या प्रेषित किया जाता है उसे सरकारी पत्र कहते हैं। अगला है अर्ध सरकारी पत्र, यानी एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जो पत्र लिखता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। उसी प्रकार परिपत्र, जिसे अंग्रेजी में सर्कुलर कहा जाता है, तो यह परिपत्र जो है इस परिपत्र से परिचित होना है। उसके बाद है ज्ञापन। ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं, जिसे मेमोरेंडम भी कहा जाता है, ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन। इसका भी परिचय यहाँ हमें प्राप्त करना है। उसके बाद सूचना, यानी कार्यालय में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको सूचना दी जाती है। सूचना के माध्यम से उन्हें सरकारी क्षेत्र के जो निर्णय हैं या कार्यालय के जो निर्णय हैं वह बताए जाते हैं, उनसे अवगत किया जाता है। इसलिए सूचना निकाली जाती है, नोटिस निकाली जाती है, और उसका भी परिचय यहाँ हमें करना है। उसके बाद है अधिसूचना। तो इस नोटिफिकेशन जो है उसका भी परिचय हमें प्राप्त करना है। सरकारी क्षेत्र में जो निर्णय होते हैं और उस निर्णय का प्रकाशन अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है, जिसे जीआर भी कहा जाता है। तो उसका परिचय हमें आगे चलकर करना है। तो उसी के साथ अगला एक सरकारी पत्राचार का रूप है वह है निविदा, जिसे अंग्रेजी में टेंडर कहते हैं। आप लोग समाचार पत्र देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अनेक समाचार पत्रों में हर रोज़ कोई न कोई कामकाज का टेंडर आता है। तो उस टेंडर या निविदा के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में जो काम हैं, कार्य हैं, वो किए जाते हैं। वह सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से, निजी उपक्रमों के माध्यम से इस प्रकार वह कार्य करा लेते हैं। उसके लिए उन्हें निविदा निकालनी होती है। तो उस निविदा का जो अध्ययन है वो भी हमें यह करना है। इस प्रकार 3 इकाइयों के माध्यम से, 3 घटकों के माध्यम से विद्यार्थियों को यह अध्ययन करना है। इस अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थी सरकारी कामकाज से परिचित हो जाते हैं, और इस परिचय के माध्यम से विद्यार्थी ये भी जानते हैं कि सरकारी कामकाज किस तरह किया जाता है। एक प्रकार से यहाँ भारत सरकार के केंद्रीय कार्यालयों में कैसे कामकाज होता है इसका अनुभव यहाँ पाठ्यक्रम के माध्यम से हो जाता है। तो वह एक अवसर आप सभी विद्यार्थियों को इस विषय के माध्यम से मिला है। आप लोग इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे, ये मुझे आशा है, अपेक्षा है। इस परिचय के साथ आज हमें यहाँ रुक जाना है और आगे चलकर एक एक विषय का जो अध्ययन है वो अध्ययन करना है। तो अगले लेक्चर के माध्यम से, अगले तासिका के माध्यम से हम फिर से मिलेंगे। आज हम यहाँ रुक जाते हैं। सबको एक बार धन्यवाद।